हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर विषय समाजशास्त्र और इसके अंतर्गत आधारभूत अवधारणाएं समाज, ये टॉपिक चल रहा था और इसके बारे में समाज क्या है और समाज की परिभाषाएं, इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। अब मैं लेती हूँ कि मैकाइवर और पेज के अनुसार समाज की क्या परिभाषा है या क्या व्याख्या है। ये मैकाइवर और पेज ने जो पहले मैंने परिभाषाएं बताई थी उनके आधार पर समाज के कुछ महत्वपूर्ण आधारों पर उन्होंने प्रकाश डाला है। जैसे रीतियाँ, समाज का एक महत्वपूर्ण आधार रीतियाँ होती हैं। समाज की रीतियों में जो है वो समाज बना रहता है, जैसे खान पान, रहन सहन, शादी ब्याह, वेशभूषा, धर्म, जाति आदि। ये जो रीतियाँ होती हैं इनमें जो समाज के लोग बंधे रहते हैं, तो ये इसका आधार है। दूसरा है कार्यप्रणालियाँ। कार्यप्रणालियों को भी समाज का एक प्रमुख आधार के रूप में देखा जाता है। सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रणालियों को ही संस्थाओं का नाम दिया जाता है। जैसे परिवार या कोई भी खेल है, उसमें समूह के रूप में मिलकर के कार्य करते हैं या मिलकर के अपना परिवार चलाते हैं। उसके अंतर्गत जो कार्यप्रणालियाँ होती हैं वो भी एक समाज के अंतर्गत आती हैं। फिर अगला है अधिकार। इसमें जब तक व्यक्ति के पास अधिकार नहीं होगा तब तक वो कोई भी क्रिया नहीं कर सकता है। वो पूर्ण रूप से किसी भी काम को तभी अच्छे तरीके से कर सकता है जब उसे अधिकार मिलते हैं। फिर है पारस्परिक सहयोग। आपस में सहयोग के आधार पर ही जो है वो कार्य होता है और सहयोग से जब कार्य होता है तो वो समाज के अंतर्गत आता है। और समूह एवं विभाग। समूह एवं विभाग, समाज अनेक समूह और विभागों या उप समूह से मिलकर के बना है, जिनकी सहायता से व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ऐसे समूह जैसे समूह, समितियां, संगठन, ये परिवार, क्रीड़ा समूह, ये जाति, गांव, कस्बा, नगर, ये सारे समूह अव विभाग हैं। इनसे सारे से मिलकर के ही समाज बनता है। फिर है मानव व्यवहार के नियंत्रण। मानव व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार के संबंध होते हैं। औपचारिक संबंध जैसे कि परिवार के संबंध, और अनौपचारिक संबंध जो औपचारिक संबंध वो होते हैं जैसे कानून, न्याय व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, इनके जो नियम होते हैं इनके आधार पर जो संबंध होते हैं वो औपचारिक संबंध कहलाएंगे। अनौपचारिक साधन कैसे कहलाएंगे कि जनरीतियाँ हैं, रूढ़ियाँ हैं, परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, ये सब अनौपचारिक साधनों के रूप में आएंगी, तो इनसे भी समाज बनता है। स्वतंत्रता, सभी व्यक्तियों को अपने विकास के लिए स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है, या अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से उचित वातावरण मिलना बहुत ज़रूरी होता है। स्वतंत्र वातावरण में ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूरी तरीके से विकास कर सकता है और समाज की प्रगति में योगदान दे सकता है। इसके बाद आता है कि समाज की कुछ विशेषताएं हैं। वो विशेषताएं क्या हैं? पारस्परिक जागरूकता। समाज के लिए पारस्परिक जागरूकता होना जरूरी है। दो समूह, दो समुदाय या समूह और समुदाय में या लोगों के बीच में आपस में जागरूकता के आधार पर किसी उद्देश्य को लेकर के जो संबंध बनाए जाते हैं वो आते हैं समाज के अंतर्गत। फिर है समाज अमूर्त होता है। समाज के जो संबंध होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, वो अमूर्त होते हैं, समझने वाले होते हैं, अनुभव के आधार पर होते हैं, बातचीत के आधार पर होते हैं। समाज में समानता और भिन्नता। समाज में समानता भी के आधार पर भी संबंध होते हैं और भिन्नता के आधार पर भी संबंध होते हैं। दो व्यक्ति अलग अलग जगह के हैं, उनमें भी आपस में संबंध हो जाते हैं किसी काम को लेकर के, या दो समान व्यक्ति हैं, समान योग्यता है, उनके भी आपस में संबंध हो जाते हैं। तो इस तरीके से समाज में समानता। अब समानता में क्या आएगा कि जब तक लोगों में किसी न किसी मात्रा में समानता की भावना नहीं होगी तब तक उनका एक दूसरे से संबंध होना या इकट्ठे होकर किसी काम को कार्य करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में समाज का निर्माण भी नहीं हो सकता। यहाँ समानता का तात्पर्य है कि एक समाज के अधिकांश सदस्यों का प्रमुख सामाजिक समस्याओं के संबंध में समान दृष्टिकोण पाया जाता है। फिर है समाज में भिन्नता। भिन्नता के आधार पर भी समाज बनता है। जैसे लिंग भेद
लड़के लड़की, स्त्री पुरुष, इनके आधार पर भी इनको तो इन दो व्यक्तियों के द्वारा मिलकर के भी समाज में, जैसे परिवार है, पति पत्नी है, पिता पुत्र है, माँ बेटी हैं, माँ बेटे हैं, पिता बेटी है, ये जो है वो लिंग के आधार पर समाज में संबंध हो गए। इस तरीके से मित्र मंडली है, परिवार है, ये सारे आएंगे। और समाज में भिन्नता समानता के अधीन है। अगला पॉइंट है समाज में श्रम विभाजन, पहले सहयोग और फिर विभाजन के आधार पर। सहयोग क्या है कि हम सब मिलकर के काम कर लेंगे और फिर उस काम को आपस में बांट लिया जाता है, तो वहाँ भिन्नता आ गई। इसके आधार पर समाज में सहयोग एवं संघर्ष, समाज में सहयोग के आधार पर भी सामाजिक संबंध बनते हैं, अंतःक्रिया होती है, और संघर्ष के आधार पर भी अंतःक्रिया होती है। दो लोगों में झगड़ा हो जाता है, ये संघर्ष के आधार पर हो गया। सहयोग कैसे हुआ कि हमने मिलजुल करके अपने काम को पूरा कर दिया। जैसे किसी का विवाह है, विवाह में सभी लोग काम बांट लेते हैं और मिल करके उस विवाह को पूरा कर लेते हैं। इस तरीके से सहयोग। फिर आया सहयोग। सहयोग प्रत्येक कार्य या उद्देश्य में सफलता का आधार सहयोग ही है। सहयोग जब तक नहीं होगा, जब तक कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। अतः किसी कार्य को यदि हमें सफल बनाना है तो हमें उसमें सहयोग का सहारा लेना होगा। संघर्ष, समाज में सहयोग के साथ साथ संघर्ष भी देखने को मिलता है। जैसे रुचि, स्वभाव, चरित्र, व्यक्तित्व, ये सब अलग अलग व्यक्तियों में पाए जाते हैं, लेकिन और इनके आधार पर झगड़े हो जाते हैं लोगों के बीच में। एक समाज दूसरे समाज की संस्कृति में भी अंतर पाया जाता है, इसके आधार पर भी संस्कृति को लेकर के भी झगड़े हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं, स्वार्थ और सामाजिक परिवर्तन संघर्ष के लिए उत्तरदायी होते हैं। समाज अन्योन्याश्रितता पर आधारित, समाज क्या है, एक दूसरे पर आश्रित रह करके बनता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने में पूर्ण हो, जो अकेले काम कर ले, सबको एक दूसरे की सहायता। एक परिवार है, परिवार में सभी लोग मिल करके जब काम करते हैं तभी परिवार के सारे उद्देश्य पूरे होते हैं। कोई भी अगर पिता चाहे कि हम सारे कार्य कर लें, वो नहीं कर सकता। माँ चाहे यदि सारे कार्य कर ले तो वो नहीं कर सकती। पिता कमा कर के लाता है, माता घर में अपने खाने बनाने का काम करती है और बच्चों को पालने का काम करती है, बच्चे अपने पढ़ने लिखने का काम करते हैं। ये इस तरीके से सभी मिलजुल करके परिवार को निभाते हैं। समाज सदैव परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था है। समाज क्या है, परिवर्तनशील है। समाज कभी ऐसा नहीं है कोई स्थायी है। समाज के रूप बदलते रहते हैं। जैसे जो आज समाज है, जो आज समाज में भावनाएं हैं, वो कल चेंज हो जाएंगी। आदिम समाज धीरे धीरे करके आज बहुत कुछ परिवर्तन के रूप में आ गया। जो आज समाज की व्यवस्था है वो हजारों साल पहले व्यवस्था नहीं थी। इस तरीके समाज मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। ये कहा जाता है कि समाज मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पशुओं का भी समाज पाया जाता है। मतलब एक जगह ये कहा गया था कि समाज वहाँ है जहाँ जीवन है, तो जीवन तो पशु में भी है। तो इस तरीके से समाज जो है वो पशु में भी पाया जाता है और व्यक्तियों में भी पाया जाता है। मैकाइवर और पेज ने कहा था कि कहीं जहाँ कहीं जीवन है वहीं समाज है। जैसे चींटियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं, ये सब मिल करके कार्य करती हैं। मधुमक्खी है, अपने छत्ता बनाती है, सब मिल करके छत्ता तैयार करती हैं। इस तरीके से तो इसके बाद आता है कि समाज के कुछ उदाहरण हैं। जैसे बंद समाज। बंद समाज में क्या है कि व्यक्ति अपने समूह की सदस्यता आजीवन नहीं बदल सकता है। जैसे परिवार या आदिम समाज था, वो आएगा। जैसे एक उदाहरण हम ये ले सकते हैं कि भारत में जाति प्रथा, जाति जो है वो कभी बदलती नहीं है। वो जाति वंशानुक्रम के आधार पर आगे चलती रहती है। ये बंद समाज होगा। मुक्त समाज जो अपनी योग्यता के आधार पर चेंजेबल हो, वो मुक्त समाज कहलाएगा। जैसे सदस्यता, इसकी सदस्यता जो है वो जन्मजात और जीवन पर्यंत नहीं होती है। वर्ग व्यवस्था वाले पश्चिमी समाज इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। ग्रामीण समाज, ग्रामीण समाज की क्या विशेषता है, ये कृषि पर आधारित होते हैं। ये जनसंख्या यहाँ पर कम होती है और प्रकृति से इनका घनिष्ठ संबंध होता है। नगरीय समाज जो नगर वाले समाज होते हैं, जैसे जो उद्योगों पर आधारित होते हैं, जो जिनके घर में पुरुष लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं। ग्रामीण समाज जो होते हैं सरल समाज कहलाते हैं और जो नगरीय समाज होते हैं वो जटिल समाज कहलाते हैं। और आदिम समाज, आदिम समाज कौन से हैं, जो आधुनिक सभ्यता से दूर हैं, जिनकी संस्कृति अति प्राचीन है, वो
आदिम समाज कहलाते हैं। ये परंपरावादी होते हैं और जनजातीय समाज जो है वो इनके उदाहरण हैं। इस तरीके से ये हुआ आपका। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं समाज तथा एक समाज इसके बारे में समझाऊंगी। थैंक यू।